दोस्तों नमस्कार। आज के सेगमेंट में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट हम लोग करते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं, अब हम लोग इस पे नज़र डालेंगे और डिटेल में समझेंगे इन कंपोनेंट्स के बारे में, जिनके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन एक तरीके का रिवीजन भी होगा और डिटेल्ड रिवीजन होगा। जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो हिस्सा बनते हैं एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, आइए इस पे हम लोग नज़र डालते हैं। तो एक सबसे पहले हम पूरी लिस्ट रन कर लेते हैं, क्योंकि जो जो डिटेल्स हम इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में डाल रहे हैं वो हमें जानने ज़रूरी हैं, ताकि हम अगर ऐसे किसी एग्रीमेंट में शामिल हों तो उन पे विचार करना, ध्यान देना हम ना भूलें। तो ग्रांट्स सबसे पहले, क्योंकि फ्रेंचाइज़र जो है आपको कुछ दे रहा है, कुछ ग्रांट कर रहा है, तो वो सारे डिटेल्स उससे रिलेटेड कि क्या चीज़, कौन से प्रोसेसेस वो आपको, जो उसका सीक्रेट है वो आपसे शेयर कर रहा है, आप उसकी फ़ीस दे रहे हैं, तो वो सारे डिटेल्स इसमें आते हैं। साथ साथ ओपनिंग डेट और टेरिटरी लिमिट्स, यानी कि कब ये शुरू होगा फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, कितने पीरियड तक का है, और साथ साथ टेरिटरी लिमिट्स का मतलब है कि किस एरिया में आपको ये अधिकार है, जो लाइसेंस आपको मिल रहा है, जो अधिकार मिल रहा है, वो कितने एरिया में आप ऑपरेट करेंगे या यूज़ करेंगे। तो ये सारे डिटेल्स इसमें आ जाते हैं। साथ साथ जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है, जो फ़ीस आपको देनी है, उस प्रोसेसेस को रन करने में जो रॉ मटेरियल चाहिए या कोई और सामग्री चाहिए, वो आप कहाँ से लेंगे, कुछ स्पेसिफाइड वेंडर ज़रूर होंगे या कंपनी खुद आपको प्रोवाइड करेगी, वो सारे डिटेल्स उसमें आते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि वो कितने पीरियड के लिए रन करेगा, पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है कितने पीरियड का है, जो एग्रीमेंट है, और उसमें रिन्यूअल का, क्योंकि हम बिज़नेस देख रहे हैं कि हमेशा चले, तो एक समय बाद जब उसका पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब आपके पास अधिकार है या फ्रेंचाइज़र के पास अधिकार है उसे रिन्यू करने का या ना करने का। ये भी एस्पेक्ट उसमें मेंशन होना ज़रूरी है। सोर्सिंग एंड डिज़ाइन, जो भी आप काम कर रहे हैं या जो एग्रीमेंट आप एंटर कर रहे हैं फ्रेंचाइज़र के साथ, उसने जो अपने प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, उसका एक स्पेसिफाइड डिज़ाइन है, कलर है, कुछ डेफिनेट स्कीम्स हैं, वो सारे डिटेल्स इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में आते हैं, क्योंकि आपको उसी फाइनर डिटेल में उनको फॉलो करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल रहती हैं। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के क्या रूल्स रहेंगे, कितनी बार होगा, कितने गैप के बाद होगा, कौन कराएगा, क्या फॉर्मेट उसका यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ हम एडवर्टाइज़ करेंगे, कौन सी भाषा यूज़ करेंगे, सारे एस्पेक्ट वहाँ पे डिटेल्ड हैं और क्लियरली मेंशन्ड है, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रहे और कोई स्कोप ना रहे डिसएग्रीमेंट का या झगड़े का। ये सारी चीज़ें उस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में आती हैं। साथ साथ जहाँ हमने तय किया कि ये हम काम कर रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए जो हमें ऑपरेशंस करने हैं, डेली के ऑपरेशंस, वो सारा डिटेल उस ऑपरेशंस तक आप पहुँचें। अगर कोई मशीनरी इन्वॉल्व है तो उसकी ट्रेनिंग, जो प्रोसेसेस आप फॉलो करने वाले हैं उसकी ट्रेनिंग, कस्टमर्स को हैंडल कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसे देनी है, वो सारे डिटेल्स वो ट्रेनिंग में भी आ जाते हैं। ये सारे एस्पेक्ट उस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में जा रहे हैं एज कंपोनेंट्स। कोई और अगर कमी रह जाती है, फर्दर काउंसलिंग, ट्रेनिंग, असिस्टेंस, जो भी है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, फ्रेंचाइज़र आपको प्रोवाइड करेगा, और वो सारे डिटेल्स उसमें इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में आने ज़रूरी हैं और मेंशन होते हैं और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कोई भी अगर उसमें आप लोगो यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो वो ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड होती है। उससे रिलेटेड जितनी सेफ्टी हैं, प्रिकॉशंस हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो सारे डिटेल्स इसमें आते हैं। उसके ना करने में अगर कुछ पेनल्टी का प्रावधान है तो वो भी इस एग्रीमेंट में आ जाता है। कोई अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, ये भी एस्पेक्ट इस एग्रीमेंट में आ जाता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उस एग्रीमेंट के तहत केवल आपको दी जा रही है। आपको उसका कोई अधिकार नहीं है कि उसे किसी और के साथ शेयर करना या पास ऑन करना। तो ये भी इंफॉर्मेशन
उस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में शामिल हो जाती है। दोस्तों इसमें इस एग्रीमेंट में अगेन आइडिया वही है कि क्लैरिटी आए, डेफिनेशन आए। उसके बाद जब प्रोसेस बिगिन होता है तो उसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, उसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए जो अकाउंटिंग और रिपोर्ट्स एसेंशियल होती है, क्योंकि रॉयल्टी फ़ी जो है वो आपकी वॉल्यूम के हिसाब से, आपके टर्नओवर के हिसाब से या यूजेज के हिसाब से रहेगी। तो वो सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं एंड ऑल दोज किस फॉर्म में, कौन सी रिपोर्ट्स, कैसे अकाउंटिंग सिस्टम होएगा, ये सारे क्लियरली इस एग्रीमेंट में पहले से ही मेंशन्ड होते हैं। इंडेमनिफिकेशन, अगर कोई लॉस की स्थिति आती है, उसके बीमे की स्थिति आती है, तो वो क्या चीज़ें, उनके बारे में डिटेल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी अथॉरिटी क्लियरली इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में मेंशन रहती है। साथ साथ इसमें जो मेन इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जो अधिकार ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके पूरे डिटेल्स, आप पे बंदिश कि आप कितने हद तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी टेरिटरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं शेयर कर सकते हैं, तो वो अगर आप कर भी सकते हैं तो किसको दे सकते हैं, तो ये सारे डिटेल्स ये भी इस एग्रीमेंट में आते हैं। अगर कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है, अपना जो प्रॉमिस्ड वर्जन है उसे पूरा नहीं करती है, तो तब उस कंडीशन में कौन कौन से पेनल्टीज़ होंगे या कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होएगा, किस स्थिति में टर्मिनेशन हो सकता है, उसके क्या क्या क्लॉजेस हैं, ये सारी डिटेल इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का हिस्सा बनते हैं। साथ साथ पोस्ट टर्मिनेशन फैक्टर है, अगर टर्मिनेट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट तो उसके बाद नेक्स्ट कदम क्या उठाने हैं, क्योंकि एक चलता हुआ बिज़नेस, एक चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है तो क्या उसमें फ़ाइन दे के रेन्यू हो सकता है, टर्मिनेशन का क्या एग्जैक्टली मतलब है, उसके बाद किन प्रोसेसेस को फॉलो करना है, एसेट्स का सेटलमेंट कैसे होएगा, अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होएगा, ये सारे डिटेल उस पोस्ट टर्मिनेशन वाले हिस्से में आते हैं। कैजुअल्टी, खुदा न खास्ता अगर ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या हमारा रिएक्शन होगा, कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं, ये भी इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में आ जाते हैं। और अगर उस प्रोसेसेस को रन करने में अगर और कोई हमें लाइसेंस लेना है या सरकार की कोई भी लीगल मजबूरी हमें पूरी करनी है, तो वो कंप्लायंसेस भी उसमें डिटेल्ड रहती हैं, जो कि फ्रेंचाइजी को उसकी ज़िम्मेदारी होती है उसे पूरा करने का। तो दोस्तों ये सारी एक लंबी लिस्ट है जो कि आपके सामने आई। इन बातों का आपको ध्यान रखना है एक किसी भी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में शामिल होने से पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब आगे बढ़ेंगे तो हम डिटेल में इन सारे कंपोनेंट्स का लेखा जोखा देखेंगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं जो ग्रांट्स का जो क्लॉज था। तो यहाँ पे फ्रेंचाइज़र जो है आपको एक ग्रांट दे रहा है अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की या उसके प्रोसेस की बनाने का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको एक्सक्लूसिव राइट दे रहा है। तो ये कितने हद तक है, कोई इसमें लिमिटेशन लगाई हुई हैं या ये नॉन एक्सक्लूसिव है या इसमें समय से बाध्य है, या कोई भी फैक्टर जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है जो कि म्यूचुअली अग्रीड है दोनों पार्टीज़ में, ये क्लियरली इसमें मेंशन होता है। कंपनी कौन सा अपना नाम दे रही है, अपना लोगो दे रही है, अपना ट्रेडमार्क दे रही है या अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दे रही है, ये सारे डिटेल्स इस ग्रांट्स में आ जाते हैं। तो इसी से शुरुआत फ्रेंचाइज का आपका एग्रीमेंट होता है कि किस चीज़ का आपको ग्रांट मिल रहा है या राइट मिल रहा है इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत, सो दिस फॉर्म्स द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो शुरुआत कब से ये एग्रीमेंट शुरू हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि साइन करने वाले दिन से ही शुरू होता है। अगर म्यूचुअली अग्रीड, अगर पहले से काम शुरू हो गया है तो वो स्पेसिफाई किया जाता है कि इस डेट से ये एग्रीमेंट लागू होगा और किस टेरिटरी में, किस ज्योग्राफिकल एरिया में
आप इस राइट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या किस एरिया के कस्टमर्स को आप हैंडल कर सकते हैं, या जोग्राफिकल एरिया या लिमिट उसकी क्या रहेगी। क्योंकि ये जो चॉइस है उसकी, वो फ्रेंचाइजी की ज़रूर होती है कि हम यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका अप्रूवल जो है फ्रेंचाइज़र ही देता है। तो वो सारे ऑप्शंस पहले बताने पड़ते हैं फ्रेंचाइज़र को, और फ्रेंचाइज़र उसके बाद उसका अप्रूवल देता है कि हाँ ये जगह ठीक है फॉर यू टू कंटिन्यू विद दिस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट। सो अगर उस एरिया जो आपने चुना है, अगर उसकी लिमिटेशंस कुछ हैं या कोई और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो आपको फॉलो करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी क्लियरली इस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में आ जाएंगी। सो ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टार्ट, शुरुआत करने का लेके एग्जैक्टली किस एरिया में कितनी लिमिट होगी जोग्राफिकली, वो सारे डिटेल्स इस अग्रीमेंट में, इस कंपोनेंट में आते हैं या शामिल होते हैं। साथ साथ दोस्तों हर ट्रांजैक्शन जो है एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो जो आपको राइट मिल रहा है तो आपको फ्रेंचाइज फ़ी देनी है, ये भी क्लियरली इससे मेंशन रहती है। अगर आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं, रॉयल्टी जो आप ऑपरेशंस करेंगे उसकी बेस्ड अपॉन जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या उसकी वॉल्यूम से कैलकुलेशन हो रहा है, ये डिपेंड करेगा उस बिज़नेस के अग्रीमेंट पे, वो उसके कौन सा बिज़नेस है। जैसे अगर आपने, मैंने एक उदाहरण दिया था पिज़्ज़ा का, तो आप कितने पिज़्ज़ा बना रहे हैं या कितने पिज़्ज़ा आप सेल कर रहे हैं, उस पे या उसकी टोटल कॉस्ट पे सर्टेन परसेंटेज एज रॉयल्टी फ़ी आपको देनी है। या कोई भी अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको करना है तो वो भी उसमें डिटेल रहती है इस फ़ीस और परचेजेस में। तो फ़ीस में आपकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अदायगी। साथ साथ अगर आपको कोई मटेरियल जैसे पिज़्ज़ा का अगर ले लें तो उसके बेस हैं जो है, या उसमें जो और जो टॉपअप्स उसमें डाले जाते हैं, तो ये भी एक स्पेसिफाइड वाले, एक कोई ख़ास वेंडर भी हो सकता है या पिज़्ज़ा हट कंपनी खुद ही प्रोवाइड करेगी, तो वो परचेजेस की डिटेल्स भी इसी में आ जाती हैं। अगर लेट फ़ी, अगर आपने फ़ी देने में गलती की या डिले किया तो उसमें क्या कंडीशंस रहेंगी, उसमें कितना फ़ाइन पड़ेगा या इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल्ड होती हैं फ़ीस और परचेजेस वाले कंपोनेंट में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला जो कंपोनेंट है वो है टर्म का और रिन्यूअल का। टर्म का मतलब है कितने पीरियड तक ये फ्रेंचाइज अग्रीमेंट वैलिड रहेगा, ये कब तक चलेगा, कब तक आपको अधिकार है, और उस पूरे पीरियड में आपको वो अधिकार है या राइट है आपको वो ट्रेडमार्क का, उस लोगो का, उस प्रोसेसेस को यूज़ करना, और या जो भी और परचेजेस आपको करने हैं वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी या स्पेसिफाइड वेंडर आपको प्रोवाइड करेगा। वो वैलिडिटी जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट कब एंड हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें इस वाले क्लॉज में सारी आएंगी। कितना अगर ऐसा पीरियड अगर पूरा हो जाता है तो क्या वो क्लॉज एक्सटेंड हो सकता है, क्या वो पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, और अगर ऐसा है तो क्या ये बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है या उसमें और फीस लगेगी, क्या फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट साइन होएगा, ये सारी डिटेल्स उसमें अग्रीमेंट में इस क्लॉज के अंडर वो सारी रहती हैं। आपके ऊपर भी दायित्व इसमें बनाया जा सकता है कि अगर आपको पहले रिन्यू कराना है तो आपको रिटन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी स्पेसिफाइड पीरियड तक, तभी वो रिन्यू हो सकता है। तो अगेन कोई भी जैसी भी रिक्वायरमेंट, रूल्स, रेगुलेशंस जो आप लोग ने मिल के उसमें तय करके इसमें डाले हैं, वो सारे डिटेल्स इसमें रहेगा। किस केस में वो रिन्यू नहीं हो सकता है, या वो टर्म नेक्स्ट बार में कितना एक्सपैंड हो सकता है, कितना एक्सटेंड हो सकता है, एक एक डिटेल इस कंपोनेंट के अंडर वहाँ पे रहती हैं, जो कि टर्म एंड रिन्यूअल के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों है सोर्सिंग एंड डिज़ाइन। तो जो भी रिक्वायरमेंट उस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट है, जैसी भी बिल्डिंग बनानी है या उसको इंटीरियर्स फॉलो करने हैं, स्पेसिफिक कलर कोडिंग अगर फॉलो करनी है, तो वो सारी सोर्सिंग, कौन सा डिज़ाइन फॉलो करना है आपको, उस बिज़नेस के लेआउट कैसा रहेगा, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे यूज़ हो रहे हैं, कौन से मटेरियल्स आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए कौन से एक्सक्लूसिव सप्लायर्स हैं जिनसे आप सामान ले सकते हैं, ये सारे डिटेल सोर्सिंग एंड डिज़ाइन में आ जाएंगे।
और केवल आप जो लाइसेंस्ड मार्क्स हैं, जैसे मैंने पिज़्ज़ा हट का एग्जांपल दिया, तो पिज़्ज़ा हट का ही आप डिस्प्ले करेंगे, आप कोई और दूसरा पिज़्ज़ा ब्रांड को वहाँ पर एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हैं। वो जाहिर सी बात है, वो मार्केटिंग मटेरियल्स भी आपको स्पेसिफाइड ही यूज़ करने पड़ेंगे, जो स्पेसिफाइड लोगोज़ हैं और कलर कॉम्बिनेशंस हैं, साइजेस हैं, एवरीथिंग वो जो सोर्सिंग और डिज़ाइन में आती है वो सारी आपको जो स्टैंडर्डाइज्ड जो मटेरियल है उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये एस्पेक्ट क्लियरली मेंशन्ड होता है इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में, जो कि आता है सोर्सिंग और डिज़ाइन के तहत। तो ये सारी डिटेल्स दोस्तों आपके इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में आ रहे हैं, और आपको ये क्लियरली समझना ज़रूरी है कि ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें उस स्थिति में याद रखने और उसको फॉलो करने हैं। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एक और एस्पेक्ट है इम्पॉर्टेंट किसी भी बिज़नेस का। तो वो एडवर्टाइजिंग का फॉर्मेट क्या रहेगा, कितनी जल्दी हम लोग एडवर्टाइज़ करेंगे, या अगर एडवर्टाइजिंग का पूरा बजट कंपनी के ही पास है तो वही एडवर्टाइज़ करता है आपके बिहाफ में और आपसे कुछ चार्ज लेता है। सारा डिटेल्स उसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉस्ट, कितना कॉस्ट आएगा, किस स्टाइल का यूज़ होएगा, कितनी फ्रीक्वेंटली वो रन करेगा। तो ऑल दीज डिटेल्स इस कंपोनेंट की एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में आएगी, और ये भी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर कोई लोकल एडवर्टाइजिंग हो रही है तो वो किसके एक्सपेंस पे होगी? लोकल एडवर्टाइजिंग यूजुअली फ्रेंचाइजी के एक्सपेंस पे होती हैं, पर इसका जो भी प्रोविज़न क्लियरली उससे मेंशन्ड है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं जब आप साइन करते हैं ये फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। सो ये दोस्तों कंपोनेंट था एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का। आइए देखते हैं अगला कंपोनेंट कौन सा है इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का। वो है ऑपरेशंस, ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग। आपको जो प्रोसेसेस का आपको राइट मिला है उस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है। ऑफ कोर्स वो सिस्टम फॉलो करने से पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको काउंसलिंग मिलेगी, रेगुलरली आपको कोई भी एडिशनल अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वो कंपनी वो डिटेल करेगी। अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है, कुछ पार्ट्स में कुछ कमी हो जाती है, ये सारा सिस्टम टू एंश्योर कि आपकी स्मूथ फंक्शनिंग हो। आपका अगर पिज़्ज़ा हट का एग्जांपल लेके आगे चलें तो शेफ़ की क्वालिफ़िकेशन क्या होएगी, उसकी मिनिमम उसकी फंक्शनिंग कैसे होएगी, वो कैसे बेस को तैयार करेगा, ये सारे डिटेल्स, एक एक ऑपरेशनल डिटेल, ट्रेनिंग के डिटेल, काउंसलिंग के डिटेल, वो सारे आउटलाइन आपको स्पेसिफाइड उसकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है वो सारा आपको मिलेगा, उसकी ट्रेनिंग आपको मिलेगी टू एंश्योर कि जो स्टैंडर्ड्स जो सेट हुए हैं, जो फ्रेंचाइज़र ने सेट किए हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, वो आप भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, मेंटेन करें, और जो कंपनी का जो ट्रेडमार्क है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको किसी भी तरीके से आप हानि ना पहुंचाएं, बल्कि उसकी और बेहतरी हो। तो वो बेहतर करेगा तो आपकी भी बेहतरी उसी में है। तो ये तभी सारे डिटेल्स दोस्तों आपके इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में आते हैं। तो ये इंश्योर कर रहा है कि स्पेसिफाइड वे में हम आगे बढ़ें और किसी भी तरीके का ब्रीच ना हो और कोई ऐसी कमी ना आए, और अगर कोई आपको एक्स्ट्रा उस पर रिक्वायरमेंट हो तो वो ट्रेनिंग हो सकती है या काउंसलिंग से पूरी हो सकती है। तो ये एस्पेक्ट है जो कि फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों, जो भी प्रॉपर्टी हम फ्रेंचाइज़र की यूज़ कर रहे हैं, उसका लोगो है, उसका ट्रेडमार्क है, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट में आते हैं, और ये सारे ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी कि ये लाइसेंस्ड हैं, इनको पहले से रजिस्टर कराया हुआ है, तभी आप इसकी अलग से फ़ीस दे रहे हैं। ये यूज़ करने का अधिकार सिर्फ फ्रेंचाइज़र के पास है। वो सिर्फ आपको वो राइट दे रहा है, टेम्पोरेरीली दे रहा है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दे रहा है, जिसकी आप डेफिनेटली फ़ीस प्रोवाइड कर रहे हैं या रॉयल्टी दे रहे हैं। पर आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो समझना कि आपके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं जो फ्रेंचाइज़र ने लगाए हुए हैं, और इनको हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे इसको यूज़ करना है।
कोई अगर आपने ट्रेड सीक्रेट आपसे शेयर किया हुआ है तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, किसी से शेयर नहीं करना है, या ऐसा कुछ और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो कि और किसी के पास नहीं है, आपकी भी उस पर ज़िम्मेदारी बनेगी डेफिनेटली कि आप उसे कैसे यूज़ करें और अपने बेनिफिट के लिए भी, और कैसे उसका मिसयूज़ ना होए, गलत हाथों में ना चले जाए। तो वो जो आप पे रेस्ट्रिक्शंस जो डाले हुए हैं उसके यूजेज के, उसके मेंटेनेंस के, कितने समय तक आप यूज़ कर सकते हैं, कब कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स दोस्तों प्रोप्राइटरी मार्क्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कंपोनेंट वाले हिस्से में आते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है और फॉलो करना है। तो अगर दोस्तों कोई अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो वो भी मेंशन हो जाएगी आपके फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में, और वो फ्रेंचाइज़र डिक्लेयर करेगा और परमिशन देगा आपको उसको इस्तेमाल करने के लिए, और आपको इंश्योर करना है कि उसकी कोई कॉपी ना बने या डुप्लिकेट वो ना बने या दोबारा ऐसे कोई रिप्रोड्यूस ना कर सके। तो अब जब फिल्म भी अगर आती है किसी सिनेमा हॉल में डिस्प्ले के लिए तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की, जो फिल्म कंपनी है उसने वो आपको थिएटर में दी हुई है सिर्फ चलाने के लिए। तो अगर आप उसकी कॉपी बना के उसको आगे देंगे या कोई और कॉपी बनाएगा तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंजमेंट होएगा, तो आप पे पेनल्टी हो सकता है। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हुई है वो आपके पास सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, तो उसके सारे डिटेल्स उसमें आ जाते हैं, और वो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप कोई ऐसा एक्शन ना लें या किसी और को लेने दें ताकि फ्रेंचाइज़र को या आपको उसमें कोई नुकसान हो। तो वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल रहती हैं, और उस कंडीशन में जब ऐसा ब्रीच होता है तब क्या लायबिलिटी, लीगल लायबिलिटी आप पे आ सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वाले में अवेलेबल रहती हैं। सो ये सारे क्लियर एस्पेक्ट्स हैं दोस्तों जो कि एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, और वो अलग अलग कंपोनेंट हेड के तरीके से आ रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला एस्पेक्ट है अकाउंटिंग और रिपोर्ट्स का। सो MIS जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है हर बिज़नेस, हर कंपनी पे अप्लाई होता है, और जितना बिज़नेस जो भी आप करें तो उसकी लीगली आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका रिकॉर्ड करें। फ्रेंचाइज़र भी अलग से आपकी अकाउंटिंग और रिपोर्ट्स मांगेगा, क्योंकि उसको रॉयल्टी फ़िक्स करनी है, जो भी कंडीशंस लेड आउट हैं, तो क्लियरली उन रिपोर्ट्स और उन अकाउंटिंग के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक्यूरेट जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, परचेजेस हो रहे हैं या जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपको एक्यूरेट अकाउंटिंग करनी है, वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, और जो भी प्रिंसिपल्स उसमें डिफाइंड हैं आपको लॉ के तहत वो भी आपको फॉलो करने हैं। तो ये ज़रूरी है, और जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का हिस्सा ये भी बनता है। तो वो फ्रेंचाइज़र आपको और भी रिपोर्ट्स जो कौन सी अगर स्पेसिफ़िक रिपोर्ट्स अगर इस बिज़नेस में रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको बोल सकता है कि कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स के लिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फ्रेंचाइज़र के पास अलग भी राइट होता है कि वो आपकी जो साइट है उसको एग्ज़ामिन कर सकता है, उसका ऑडिट कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसकी रेपुटेशन, उसकी इमेज आपके साथ जुड़ी हुई है, और वो इंश्योर करना चाह रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स उसने सेट किए हैं वो यहाँ पे मीट हो रहे हैं। तो वो रेगुलर उसका एग्ज़ामिनेशन, उसका रेगुलर ऑडिट उसके पास राइट रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का हिस्सा बन जाती हैं। दोस्तों रिपोर्ट्स और अकाउंटिंग इसलिए भी की जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई लॉसेस ना हो। तो ये एक ऑब्लिगेशन आपकी रहती है टुवर्ड्स द फ्रेंचाइज़र, ताकि कोई अगर डैमेजेस भी हों तो वो उसका सेटलमेंट इजी हो जाए। तभी आप सारी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो रीइंबर्समेंट में भी वो हेल्प करता है, रॉयल्टी फ़िक्स करने में वो हेल्प करेगा, टैक्सेशन पर्पस से तो ज़रूरी है ही। तो कोई भी ऐसे लीगल मेजर जो लेने पड़ते हैं फ्रेंचाइजी को
या फ्रेंचाइज़र को उसके लिए रिपोर्टिंग ज़रूरी है। इंडेमनिफिकेशन, अगेन इंडेमनिफिकेशन और इंश्योरेंस इंश्योर करता है कि आपका ऑपरेशंस रन करने में अगर कोई लॉस अगर हो रहे हैं तो वो कैसे कवर होंगे, उनका कैसे प्रोटेक्शन किया जाएगा, उनसे कैसे सेफ्टी की जाएगी, इंश्योरेंस का कवरेज किसे देना है, किस एक्सटेंट तक फ्रेंचाइज़र भी उसमें शामिल होगा। अगेन आइडिया यही है कि ये बिज़नेस अच्छे से चले और जो फ्रेंचाइज़र ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो पूरे मीट हों, और कोई भी शॉर्ट कमिंग्स अगर उसमें रहें वो उसको एड्रेस किया जाए, और जो फाइन्स डिलेज़ हों उनको तरह तरह से कैसे अवॉइड किया जाए। लेकिन अगर वो नहीं अवॉइड होते हैं तब उन कंडीशंस में हम कैसे उनको डील करेंगे। तो हर केस का क्लियर ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे डिटेल्ड मेंशन, फ़ीस के हिसाब से, चार्जेस के हिसाब से, पेनल्टीज़ के हिसाब से, वो सारी डिटेलिंग दोस्तों यहाँ पे इस क्लॉज में आती है जिसका नाम इंडेमनिफिकेशन एंड इंश्योरेंस है। आपको अपने लैंड का, स्टॉक का इंश्योरेंस ज़रूरी है। बगैर इंश्योरेंस के आपको फर्दर सप्लाईज़ नहीं होंगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक्चुअली ये करते हैं और साथ में उसकी रिपोर्ट्स भी शेयर करते रहते हैं अपने फ्रेंचाइज़र के साथ। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, आपको सर्टेन राइट्स दे रहा है फ्रेंचाइज़र जो कि आपके लिए हैं, तो आपका ऑब्लिगेशन डेफिनेटली है उन राइट्स को उसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉलो करना। अगर आपको अधिकार मिला हुआ है फर्दर उनको शेयर करने का, तो क्या क्या चीज़ आप शेयर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, कितना फ़ीस आप चार्ज करेंगे, ये सारी स्पेसिफिक किन कंडीशंस में आप शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो इंटरेस्ट्स हैं ये फ्रेंचाइज़र के हैं, वो डिसाइड कर रहा है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये सारी डिटेलिंग इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में आती हैं और इस हेडिंग के तहत आती हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। फ्रेंचाइज़र जो है सारी अपनी कंडीशंस ऑफ ओनरशिप जो है वो सेट कर रहा है क्लियरली। वो अपनी इमेज को, अपनी लोगो को, अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी कंपोनेंट्स उसमें इसने डाला हुआ है और आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं और किस कंडीशंस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट का। डिफ़ॉल्ट एंड टर्मिनेशन, अगेन ऐसी स्थिति ना है कि कोई भी डिफ़ॉल्ट करे आइदर ऑफ द टू पार्टीज़ या ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो वैलिडिटी से पहले। तो ये एक बिज़नेस की समझदारी होती है कि हम ये मान के चलें कि ये स्थिति अगर आ जाती है तब हमें क्या करना है। तो कोई भी अगर ब्रीच हो रहा है तो उस कंडीशन में फ्रेंचाइज़र की क्या ज़िम्मेदारी होगी, फ्रेंचाइजी की क्या ज़िम्मेदारी होगी, किसके पास अधिकार है उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का, टर्मिनेट करने का, कब कर सकता है, नोटिस कितनी लंबी दे सकता है। ये सारे डिटेल्स देखिए दोस्तों, आप नॉर्मली भी अगर अपना लॉजिक लगाएं तो ऐसे कंडीशन में ये सारे डिटेल्स जितनी बारीक से बारीक डिटेल उसमें डाल दिए जाएंगे तो एक क्लियर फॉर्मुलेशन रहता है, एक डिफाइंड पाथवे रहता है। ऐसी कौन सी रेमेडी भी अवेलेबल होगी अगर टर्मिनेट हो भी जाए कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका सलूशन कैसे निकलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बिज़नेस एक कंटिन्यूस अफेयर है, उसको चलते रहना चाहिए। तो क्या उस एग्रीमेंट को बचाया जा सकता है, कोई रेमेडी है? अगर ऐसी डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो वो डिफ़ॉल्ट की फ़ीस क्या होएगी, कितने पीरियड बाद वो दोबारा शुरू होएगा, ये सारे डिटेल्स दोस्तों डिफ़ॉल्ट एंड टर्मिनेशन में आते हैं। अगर टर्मिनेशन वाली नौबत आ भी जाती है तो पोस्ट टर्मिनेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, किस पार्टी की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, पूरे जो एसेट्स हैं या जो उस एग्रीमेंट की वाइंडिंग अब कैसे होएगी, क्या उसमें प्रोविज़न रहेगा कि वो हम ये दोबारा से रेन्यू कर सकें, क्या फ़ीस इसमें चार्जेस लगेंगे या पेनल्टीज़ लगेंगी। पोस्ट टर्मिनेशन भी क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज़ हो रही है, ट्रेडमार्क्स यूज़ हो रहे हैं, ये सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे यूज़ हो रही हैं। जो आउटस्टैंडिंग चार्जेस बचे हुए हैं, जो अकाउंट्स नहीं सेटल हुए हैं, वो कैसे सेटल होंगे। हर एस्पेक्ट को देखिए दोस्तों, इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में ध्यान रखा गया है
इसको कंप्लीट करने से पहले। तो ये आपको भी ध्यान रखना है, तभी ये अवेयरनेस आपके लिए इस कोर्स के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। एक और कंपोनेंट है वो कैजुअल्टी के नाम से है। तो उस स्थिति में जहाँ पे कोई कंपनी कोई डैमेजेस सफ़र करती है, कोई लॉस होता है उसको, तो उस हाल में फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइज़र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, कौन कौन से नेसेसरी रिपेयर्स किसको देखने होंगे, इसमें कैजुअल्टी वाले सेक्शन में उसके सारे डिटेल्स आ जाएंगे। और अगर ऐसी डैमेजेस होते हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, और कोई अगर उसमें एक्स्ट्रा उसमें कदम उठाने हैं या उस पर फ़ीस देनी है या पेनल्टी देनी है, ये भी इस केस में पूरे डिटेल्ड फॉर्म में फ्रेंचाइज़र इंसिस्ट करता है कि ऐसी स्थिति में सारा डिटेल प्रोवाइड किए जाएं इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में। सो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों इस एग्रीमेंट में सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, ताकि कहीं भी कोई लूप होल, कोई कमी न छोड़ी जाए। और मॉनेटरी डिटेल्स आपको मालूम ही है कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितनी फ़ीस चार्ज हो रही है, कितनी पेनल्टीज़, हर चीज़ को मोनेटाइज किया हुआ है, कितने फाइनेंशियल टर्म्स में आपको ये चार्जेस पड़ेंगे या आपको रॉयल्टी देनी है, हर चीज़ इसमें डिटेल्ड है। आपको रिपोर्ट्स और अकाउंटिंग में वही सारे एस्पेक्ट्स, वही डिटेल्स जब आ जाते हैं तो अगेन इसके फ़ायदा ये है कि दोस्तों एवरीथिंग इज़ स्ट्रीमलाइंड, समय से पूरी रिपोर्टिंग हो रही है। ये आपके फ़ायदे के लिए भी है और फ्रेंचाइज़र के फ़ायदे के लिए तो है ही। तो सारे मॉनेटरी डिटेल्स दोस्तों वहाँ क्लियरली इस अग्रीमेंट में आ जाते हैं, ताकि कोई भी आइदर ऑफ द टू पार्टीज़ को कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्लैरिटी रहे और ये रिलेशन जो एक सॉलिड रिलेशन है आगे बढ़ता रहे और मजबूत होता रहे। तो ये सारे कंपोनेंट्स दोस्तों जो हम लोग ने आज कवर किए हैं, और हम पूरी आशा करते हैं कि आपने इनको ध्यान से सुना है। किसी भी चीज़ को आपको रिपीट करना हो तो आप एकदम न रुकिए और उस एस्पेक्ट को दोबारा से आप सुनिए या उसको समझने की कोशिश करिए। अगेन आइडिया इज़ क्लियर। जितनी अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के बारे में, तो आप उस स्थिति में एक बेहतर फ़ैसला और एक अवेयर्ड फ़ैसला आप ले पाएंगे। So thank you for watching. Please continue to learn. Have a nice day.